हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज मैं समझाने वाला हूँ सबसे पहले रिवैल्यूएशन का मीनिंग, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स और लास्ट में प्रैक्टिकल सम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए, जैसे मैंने कहा था कि हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन का मीनिंग देखते हैं। रिवैल्यूएशन यानी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यूज़ हैं वो मार्केट वैल्यू से बहुत अलग है। तो हमें मार्केट वैल्यू तक लाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसी को कहते हैं हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो सर क्या इसके लिए अकाउंट कौन सा बनेगा? तो इसका अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। कब कब बनता है? तो ये बनता है सबसे पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, या जो चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आते हैं, जैसे कि एडमिशन हो गया पार्टनर का, डेथ हो गई पार्टनर की, या पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई है, तब इन केसेस में होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है। सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी मार्केट या रियल वैल्यू को के साथ बिठाने के लिए। पार्टनर्स ने डिसाइड किया, इसी को कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स। रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप का। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इसीलिए किया जाता है ताकि रिवैल्यूएशन के बाद कोई भी ओल्ड पार्टनर को लॉस ना हो। यही मैंने लिखा है, नो पार्टनर हैज़ टू सफ़र एनी लॉस। कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, वो है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, यानी कि एक नॉमिनल अकाउंट की तरह, जहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे देखते हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो हमारे लिए नुकसान है, इसीलिए डेबिट। इसी तरह एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, इसीलिए क्रेडिट। अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होती है तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, और अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो ये हमारे लिए नुकसान है। कोई भी हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट्स कम होगा, इसीलिए आएगा डेबिट, जैसे BDR और डिस्काउंट रिजर्व। कोई भी अनरिकॉर्डेड चीज़ है जो हमें रिवैल्यूएशन के टाइम पे पता चली, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस या इनकम हो सकती है। अगर एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है जैसे कि ये, या प्री रिसीव्ड इनकम है, तो भी हमारे लिए वो नुकसान या खर्चा है। इसी तरह हमने प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि पहले से ही एडवांस में एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया है नेक्स्ट ईयर का, वो तो हमारे लिए फ़ायदा है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग इनकम, पता ही नहीं थी ये इनकम पेंडिंग है, अभी पता चली तो लिख दो क्रेडिट साइड पे। तो मोटा मोटा आपको यही याद रखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स कि इस केस में जर्नल एंट्रीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ फॉल होगा। मशीनरी 1 लाख अभी 80,000 यानी कम हो गई, ये तो नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन को करना पड़ेगा डेबिट, और इसीलिए मशीनरी होगी क्रेडिट, क्योंकि मशीनरी एसेट है, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट कर दो, बढ़ाना है तो डेबिट करो। लैंड रिवैल्यूड फ्रॉम 3 lakhs to 5 lakhs, ये तो एसेट है हमारे लिए, इनका वैल्यू बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदा है। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है इसका मतलब लैंड क्या होगा, डेबिट, बिकॉज लैंड इज एन एसेट। जब जब आप एसेट को बढ़ाना है आपको तो करना पड़ेगा डेबिट। नेक्स्ट,
क्रेडिटर्स रिवैल्यूड फ्रॉम 1 लाख टू 95,000। पहले 1 लाख थे, अभी 95,000 रुपीज़ ही पे करने। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात यानी रिवैल्यूएशन को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो ये रहा टू रिवैल्यूएशन और क्रेडिटर्स को करेंगे हम डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी को जब जब कम करना है तो कर दो डेबिट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कुछ 3000 के। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये तो हमारे लिए नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन को करना पड़ेगा डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी होती है, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को किया क्रेडिट। पर इस चैप्टर इस टॉपिक में मेन बात है रिवैल्यूएशन, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम रिसीवेबल्स, ये तो हमारा एसेट है, ये तो हमारी फ़ायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन को करना पड़ेगा क्रेडिट। और एसेट्स है इनकम रिसीवेबल, इसीलिए इसे करना पड़ेगा डेबिट। हम फोकस करेंगे एक ही चीज़, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। इनकम्स रिसीवेबल मिलनी बाकी, ये तो हमारा फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड मैंने एक अकाउंट भी बना दिया है। जो एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, नुकसान वाली चीज़ें डेबिट होगी और फ़ायदे वाली चीज़ें क्रेडिट होगी। फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हम डेबिट साइड इसीलिए लिखते हैं ताकि डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस हो जाए, मैच हो जाए। चलो एक फुल फ्लेज प्रैक्टिकल सम करते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड टू बी इंक्रीज्ड अप टू 2,50,000, अभी 1,80,000 है, बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। बिल्डिंग इंक्रीज करना है 50,000 से, ये भी अच्छी बात है, एसेट है, एसेट को बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट। मशीनरी को कम करना है 80,000 तक ले जाना है, अभी ये 120 यानी 40,000 से कम करना है, रिवैल्यूएशन को कर दो डेबिट क्योंकि ये हमारा लॉस है। इन्वेस्टमेंट्स को भी घटाने 12,000 से, ये भी हमारे लिए नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन को कर दो डेबिट। बैड डेट रिजर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम 50,000 के ऊपर 20% करेंगे, उसका जो आंसर आएगा हम माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उसी के ऊपर हम 5% करेंगे। तो 50,000 का 20% यानी 10,000, तो 50 माइनस 10 40,000। 40,000 के ऊपर हम डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करेंगे, 5% का जो आएगा 2,000। इस पे ध्यान रखना क्योंकि बच्चे कई बार 50,000 के ऊपर 20% और 50,000 के ऊपर ही 5% कर लेते हैं, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर देना। स्टॉक ऑफ 15,000 को कम करना है 20% से, ये भी नुकसान है क्योंकि स्टॉक तो हमारा एसेट है, तो इसको भी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। 20,000 अभी पे नहीं करना है क्रेडिटर्स को, ये तो बहुत बड़े फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट 20,000 से। लास्ट 3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एंड 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल्स। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, और इनकम रिसीवेबल की बात करें तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। तो ये रहा, इसके ऊपर मैंने पूरा अकाउंट बना दिया है। वही बातें, अगर एक्सपेंस लॉस है जैसे मशीनरी में, इन्वेस्टमेंट्स में बीडीआर रिजर्व्स जब जब हम क्रिएट करते हैं हर बार हमें डेबिट ही करना पड़ेगा। स्टॉक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस तरफ फायदे की बात है, लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ था अपवर्ड, इसी तरह बिल्डिंग का भी क्रेडिटर्स को हमें पे नहीं करना है। और लास्ट था इनकम रिसीवेबल्स 2,000 का, तो जो जो फायदे की चीज़ें थी वो क्रेडिट साइड, नुकसान या खर्च की चीज़ें थी वो डेबिट साइड। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपको क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना। इस बार प्रॉफिट हुआ है तो 72,000, ये हमें ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, वापस बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। इसका रीज़न यही है कि एडमिशन हो रहा है उससे पहले होगा, या रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है, या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने वाला है, उससे पहले का ये इवेंट है। तो वहाँ तक के इवेंट में
कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओल्ड पार्टनर्स, इसीलिए उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात ध्यान पे रखना, भूलना मत। तो इस तरह से हमने ये पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट समझा। सबसे पहले मीनिंग, फिर उसका फॉर्मेट देखा, फिर छोटे एडजस्टमेंट्स और लास्ट में एक प्रैक्टिकल सम। अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको कोई डाउट्स नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।